हेलो एवरीवन। यहाँ पर इस अब तक जो हम लोगों ने पढ़ा है वो सुपर टेट के लिए विज्ञान का जो सिलेबस जारी किया गया उसमें पदार्थ एवं पदार्थ की अवस्थाएं जो कि केमिस्ट्री का एक पोर्शन माना जाएगा उसके बारे में डिस्कस किया गया। और उसमें अब तक ये डिस्कस हुआ है कि पदार्थ क्या होता है, जिसको आप पिछले वीडियो में जाकर देख सकते हैं। उसकी अवस्थाएं क्या क्या हैं, जिसको हम लोगों ने पहले ही डिस्कस किया है और बताया है कि वो 3 अवस्थाएं ठोस हैं, द्रव हैं, गैस हैं। और इसके बारे में ये तक भी हम लोगों ने डिस्कस किया है कि ठोस के क्या गुण होते हैं, द्रव के क्या गुण होते हैं और गैस के। इसको अभी मैं यहाँ पे डिस्कस नहीं करके आप मुझसे यही रिक्वेस्ट करूँगा, अगर भूल गया हो तो पिछला वीडियो देख करके वापस रिवीजन कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त हम लोगों ने ये भी बात किया था कि ये जो पदार्थ की अवस्थाएं यानी ठोस और द्रव हैं और गैस हैं, इन्हें आपस में हम बदल सकते हैं। ठोस को द्रव में, द्रव को गैस में, या गैस को द्रव में, द्रव को ठोस में। और इसको बदलने के तरीके क्या हैं? तरीके 2 हैं, ताप को बदलकर, घटा बढ़ाकर, और दाब को घटा बढ़ाकर। इसकी भी चर्चा पिछले वीडियो में हुई है डिटेल में, आप इसको ज़रूर जा कर के दोहरा लें अगर आपको दिक्कत वहाँ पे हो तो। इसके बाद अगर हम आए देखें तो अवस्था जो परिवर्तन होता है उसमें भी कई प्रकार की अवस्था परिवर्तन हमें देखने को मिल जाती है। उसमें एक हम लोग ने पढ़ा था गलन, यानी ठोस को सीधे द्रव में बदलना, गलना। जमना यानी कि द्रव का ठोस में बदलना। ऊर्ध्वपातन कि किसी ठोस को हम गर्म करें वो द्रव में ना बदल के सीधे गैस में बदल जाए, जैसा कि कपूर के केस में हम लोगों ने डिस्कस किया था। संघनन, द्रव का ठोस में, ये गलत लिखा हुआ है, इसको आप अवॉइड कीजिएगा। संघनन का मतलब होता है गैस का द्रव में बदलना। 2 जगह लिखा है, यहाँ एक इस जगह पे सही लिखा हुआ है। संघनन का मतलब होता है गैस का द्रव में बदलना, मतलब कि जैसे बारिश होती है जो, तो भाप बन के ऊपर जाता है, वहाँ ऊपर ठंडा होकर के वापस जल की बूंदें बन करके गिर जाता है, तो यानी कि गैस बन के गया और द्रव बन के ऊपर से आया, तो ये संघनन है। भगोने को जब हम गर्म दूध को ढकते हैं तो उसके प्लेट पे पानी की बूंदें आ जाती है ठंडा होने के बाद, तो वो क्या है? संघनन की प्रक्रिया है। इसके अलावा है वाष्पीकरण, पानी को गर्म करें या द्रव को गर्म करें वो उबलने लगता है और भाप या गैस में बदलने लगता है, ये वाष्पीकरण कहलाता है। और एक लास्ट है निक्षेपण, कि जब गैस को ठंडा करते हैं तो द्रव में बदलना चाहिए, लेकिन कुछ विशेष परिस्थितियों में गैस सीधे ठोस में बदल जाता है, इसको निक्षेपण कहते हैं। जैसे पाला एक उदाहरण अच्छा है। ठंडे प्रदेशों में भी सीधे पानी जो होता है, खास करके जो पेड़ों के जो हवा में जो भाप है वो सीधे ठंडा होकर के पानी में ना बदल के सीधे बर्फ़ में बदल जाता है। बहुत ठंडे प्रदेशों की मैं बात कर रहा हूँ, वो निक्षेपण की प्रक्रिया कहलाती है। तो इन चीज़ों के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था, जिसका एक सारांश मैंने लिख दिया है। ठोस द्रव गैस की एक छोटी परिभाषा, गलन वाष्पीकरण को, संघनन, निक्षेपण, ऊर्ध्वपातन और जमना को यहाँ पर मैंने लिख दिया है। और ताप परिवर्तन और दाब परिवर्तन करके हम अवस्था परिवर्तन कर सकते हैं, ये बात हम लोगों ने पढ़ा था। अब बात इसके आगे की करेंगे यार। तो पिछले टॉपिक में मैंने पढ़ाया था जो एक टॉपिक गलना, जमना और वाष्पीकरण, क्वथन, मेल्टिंग, फ्रीजिंग एंड बॉइलिंग, वेपराइजेशन। इसके विषय में कुछ डाउट्स सामने आए हैं लोगों के, जिसको मैं इस वीडियो में क्लियर करते हुए तब आगे बढ़ना चाहूँगा। तो गलना, जमना और क्वथन को और आगे अगर थोड़ा सा समझाने का प्रयास करूं तो वहां मैं आगे डिस्कस करना चाहूँगा इससे संबंधित गलनांक, क्वथनांक और हिमांक। गलनांक वह ताप जिस पर ठोस द्रव में बदलता है, यानी कि जिस ताप पर कोई भी ठोस द्रव में बदल जाए या गल जाए उसी को हम गलनांक कहेंगे। तो यहाँ पे बर्फ़ का उदाहरण लिया है ठोस में। ठोस को गर्म करने पर वह पिघल कर द्रव यानी कि जल में बदल जाए तो हम उसको क्या कहते हैं? इस प्रक्रिया को गलन कहते हैं, और जिस ताप पर होता है उसे गलनांक कहते हैं। इस दौरान ताप स्थिर रहता है, यानी कि जो बर्फ़ का ताप है और जो पिघले हुए जल का ताप है उनका ताप नहीं बदलेगा, यानी दोनों का ताप कितना रहेगा? 0 डिग्री सेल्सियस। यानी ये जो गलने की प्रक्रिया है इस दौरान ताप नहीं बदल रहा है या नहीं बदलता है। इसी प्रकार अगर हम बात करें हिमांक या फ्रीजिंग यानी जमने की बात करें, तो जिस ताप पर द्रव ठोस में बदलता है उसे हिमांक कहते हैं। द्रव यानी जल को ठंडा करने पर वो जम कर ठोस यानी बर्फ़ में बदलता है,
तो ये प्रक्रिया जमना ही कहलाएगा। और इस दौरान भी ताप स्थिर रहता है। तो हम किसी जल को लें, उसको ठंडा करें, तो वो अगर 20 डिग्री सेल्सियस पे था तो 10 होगा, 10 से 5 होगा, 5 से 4 होगा, 4 से 2, 3, 1, 0 तक पहुँचेगा। 0 के बाद अब उसे ठंडा करेंगे तो उसका ताप नहीं घटेगा, बल्कि 0 डिग्री सेल्सियस पे वो और ठंडा करते करते हम उसको किस में बदल देंगे, बर्फ़ में, यानी कि वो ठोस में बदल जाएगा। और इस बदलाव के दौरान उसका ताप 0 के बाद बदलेगा नहीं, 0 पे ही जल था तो 0 पे ही बर्फ़ भी रहेगा। तो दोनों जगहों पर, चाहे यहाँ चाहे इस दौरान गलनांक या गलन के दौरान, चाहे हिमांक के दौरान, जब भी अवस्था में परिवर्तन हो रहा है ताप नहीं बदल रहा है। ये बात तो तय हुई। अगला आ जाते हैं क्वथनांक, बॉइलिंग पॉइंट। वह ताप जिस पर द्रव गैस में बदल जाए, उबल करके गैस में बदलता है, भाप बनता है, तो उसे हम क्या कहेंगे, क्वथन कहेंगे। द्रव जल को गर्म करने पर वह उबल कर गैस या भाप में बदलता है, यह उबलना कहलाएगा या क्वथन कहलाएगा या वाष्पीकरण कहलाएगा। इस दौरान भी ताप स्थिर रहता है, यानी जब जब कोई पदार्थ अपनी अवस्था बदल रहा है, ठोस से द्रव में जा रहा है या द्रव से ठोस में जा रहा है या गैस से द्रव में जा रहा है, द्रव से गैस में बदल रहा है, उस दौरान उसका ताप नहीं बदल रहा है। यानी अगर उबलते हुए पानी का ताप 100 डिग्री सेल्सियस है तो जो भाप बन के उड़ा उसका भी ताप 100 डिग्री सेल्सियस ही रहता है। तो ये डाउट लोग पूछते हैं कि जल का हिमांक भी 0 डिग्री सेल्सियस होता है और बर्फ़ का गलनांक भी 0 डिग्री सेल्सियस होता है। उसका कारण यही है कि इन दोनों प्रोसेस में ताप स्थिर रहता है। इसलिए अगर आप को इस केस में, और अगर यही चीज़ अगर पूछा जाएगा क्वथनांक के केस में कि जल का क्वथनांक कितना होगा, 0 डिग्री सेल्सियस, और कहेंगे जो भाप बना उसका ताप कितना होगा, वो भी 0 डिग्री नहीं, 100 डिग्री सेल्सियस, और भाप का तापमान जो भाप बना उसका भी ताप कितना होगा, 100 डिग्री सेल्सियस ही होगा। तो अब हम लोग को ये समझ में आ गया कि बर्फ़ का गलनांक 0 डिग्री सेल्सियस होगा, जल का हिमांक भी 0 डिग्री सेल्सियस होगा और जल का क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस होगा। अब मैं इससे संबंधित एक प्रश्न बन रहा है जो सामने आ रहा है, मैं उस पर डिस्कस करना चाहूँगा आप लोगों से कि जब भी हम किसी वस्तु का अवस्था परिवर्तन करा रहे हैं, यानी ठोस से द्रव, द्रव से गैस या गैस से द्रव, इस तरह का परिवर्तन हो रहा है, तो अवस्था परिवर्तन के दौरान ताप नहीं बदल रहा है, भले आप उसको ऊष्मा दें, हीट दें। सवाल यह है कि जब भी हम किसी चीज़ को तो गर्म करते हैं तो उसका ताप तो बढ़ता है, लेकिन जब हम एक बर्फ़ को गर्म कर रहे हैं तो उसका ताप ही नहीं बढ़ रहा है, उससे जो जल मिला वो भी 0 डिग्री सेल्सियस का ही है। तो जो हमने ऊष्मा दी वो गया कहाँ? यानी कि वो ऊष्मा हमको ऐसा प्रतीत हो रहा है कि वो गायब हो रही है, विलुप्त हो रही है, गुप्त हो जा रही है कहीं। तो ऐसी ऊष्मा जब हम किसी वस्तु को दें, किसी पदार्थ को दें जो उसके अवस्था को परिवर्तित करने में खर्च हो जाए, उसका ताप ना बढ़ा पाए, ऐसी ऊष्मा को कहते हैं गुप्त ऊष्मा। तो अगला टॉपिक जो मैं यहाँ पे एडिशनली आपको बताना चाहता हूँ वो ये है कि किसी पदार्थ की अवस्था बदलने में जो ऊष्मा ली जाती है या दी जाती है परंतु ताप में कोई परिवर्तन नहीं होता, उसे गुप्त ऊष्मा कहते हैं। गलन की गुप्त ऊष्मा क्या होती है? जब किसी ठोस को द्रव में बदलने के लिए गलाते हैं और जो ऊष्मा देना है पड़ता है उसके लिए, और उसकी वजह से ताप में कोई बदलाव नहीं होता है, सिर्फ अवस्था बदलती है। यानी गल रहा है तो ठोस से द्रव में बदल रहा है, ताप नहीं बदल रहा है, तो जो ऊष्मा हम दिए हैं उसकी अवस्था को बदलने के लिए वो गलन की गुप्त ऊष्मा कहलाती है। उदाहरण के लिए 0 डिग्री सेल्सियस की बर्फ़ के पानी में बदलने के लिए ऊष्मा देनी पड़ती है, परंतु 0 डिग्री सेल्सियस ही रहता है जल का तापमान। देखो, ठीक है। अगला जो है, इसी तरीके से अगर हम बात करें वाष्पन की गुप्त ऊष्मा, किसी द्रव को गैस में बदलने के लिए आवश्यक ऊष्मा लेकिन तापमान ना बदले, तो जो ऊष्मा हम देंगे वो वाष्पन की गुप्त ऊष्मा कहलाएगी। जैसे क्या है, 100 डिग्री सेल्सियस जल को भाप में बदलने के लिए ऊष्मा देनी पड़ती है, परंतु उसका ताप 100 ही रहता है। यानी 100 डिग्री सेल्सियस का जल है, उसको भाप में बदलेंगे तो भाप का भी ताप 100 डिग्री सेल्सियस ही रहता है।
तो यानी कि गुप्त ऊष्मा से क्या होता है, रूप बदलता है, तापमान नहीं। ये हमें ध्यान देना है। रूप बदलता है यानी कि ठोस से द्रव, द्रव से गैस में बदलेगा, लेकिन उस ऊष्मा को देने से ताप नहीं बढ़ेगा। यही गुप्त ऊष्मा की विशेषता होती है। तो अब अगर सवाल बने कि गुप्त ऊष्मा से निम्नलिखित में से क्या परिवर्तित होता है? ताप, वस्तु का ताप, वस्तु की अवस्था, वस्तु का ताप एवं अवस्था, और इनमें से कोई नहीं, तो हम वह जाहिर सी बात है उसका एक ऑप्शन यही होगा कि इन दोनों ना लेकर के या ताप ना लेकर के हम क्या कहेंगे, उससे अवस्था ही बदलेगी उस ऊष्मा को देने से। यानी कि गुप्त ऊष्मा के द्वारा वस्तु की अवस्था में परिवर्तन होता है। तो मेरे ख्याल से अब आपको समझ में आ गया होगा कि क्यों जल का हिमांक और गलनांक दोनों सेम होता है, क्योंकि इस दौरान अवस्था परिवर्तन होता है और अवस्था परिवर्तन के दौरान किसी भी वस्तु का ताप नहीं बदलता। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ हम आगे बढ़ेंगे। अब अगला है परमाणु, एटम। अभी हम लोगों ने पिछले वीडियो में बात की थी कि जो पदार्थ होते हैं वो छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं, लेकिन उसके बारे में हमने ये नहीं बताया था, उसका नाम नहीं दिया था। अब हम उसकी तरफ बढ़ रहे हैं कि उसके बारे में भी हल्का फुल्का, उन कणों के बारे में भी हल्का फुल्का चर्चा कर लें। और जो वो कण हैं पदार्थ के, उनको सर्वप्रथम एक वैज्ञानिक हुए डाल्टन, जॉन डाल्टन, उन्होंने उसका नाम दिया परमाणु। और ये कहा कि ये वे छोटे कण हैं जिनको वो तोड़ा नहीं जा सकता। हालांकि वो गलत थे और बाद में पता चला इन्हें तोड़ा जा सकता है। और इसमें भी 3 कण पाए जाते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन पे ऋण आवेश होता है, प्रोटॉन पे धन आवेश होता है, न्यूट्रॉन पे कोई आवेश नहीं होता। और बाद में ये भी पता चला कि जो परमाणु का जो आकार है वो एक फुटबॉल की तरह है, गोल। इस बात को बताया रदरफोर्ड ने, जिसकी चर्चा मैं बाद में करूंगा। और ये पता चला जो बीच में ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बीच में रहते हैं और इसके चारों तरफ गोल गोल चक्कर लगाते हैं, वो कौन है? इलेक्ट्रॉन। इसके बारे में उन्होंने बताया। तो अभी जरा सा मैं इसके बारे में बात कर लूँ कि इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की। वो की जे टॉमसन। इस टॉमसन भी पढ़ सकते हैं, थॉमसन भी पढ़ सकते हैं। प्रोटॉन की खोज किसने की? उसने रदरफोर्ड ने की। और न्यूट्रॉन की खोज चैडविक ने की। तो अगर आप इसको याद रखते हैं, परीक्षाओं में कभी कभी ये पूछ लेता है कि निम्नलिखित कण की खोज किसने की। अब इसके लिए एक ट्रिक बहुत पहले से पढ़ाई जाती रही है, ईंटा पर नाच। अक्सर ये बच्चे जो हाई स्कूल वगैरह में इसके बारे में पढ़ाया जाता है, तो जब पढ़ाया जाता है तो बच्चे याद करने के लिए ट्रिक यूज कर लेते हैं। ईंटा पर नाच का मतलब हो गया इलेक्ट्रॉन की खोज टॉमसन ने की थी। इलेक्ट्रॉन की खोज कौन कर रहा है? टॉमसन। प्रोटॉन हो गया। प से प्रोटॉन की खोज किसने की? प्रोटॉन की खोज की र से रदरफोर्ड हो गया, रदरफोर्ड ने की। और नाच में न से न्यूट्रॉन हो गया, न्यूट्रॉन की खोज की चैडविक ने, च से चैडविक। तो एक छोटा सा ये क्या हो गया ट्रिक, जो आप चाहें तो इसको फॉलो करके इसको याद रखने में आपका हेल्प कर सकता है, ईंटा पर नाच। अब आगे आके देखा जाए तो यहाँ वही लिखा है, इलेक्ट्रॉन टॉमसन, प्रोटॉन रदरफोर्ड, न्यूट्रॉन चैडविक, इसकी खोज की। ठीक है ना। परमाणु की खोज के बारे में अगर कहा जाएगा तो परमाणु के केस में डाल्टन हम नाम लेंगे, इन्होंने ही सर्वप्रथम इसके बारे में बताया था। अब हमने अभी को बताया कि जो परमाणु होता है इसके बीच में एक जगह होती है जहाँ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं। इस जगह का नाम है नाभिक, इसको कहते हैं नाभिक।
यहाँ पे दिया हुआ है। इसी नाभिक में ये दोनों प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं, ठीक है ना। ये प्रोटॉन न्यूट्रॉन बीच में एक बहुत ही छोटे जगह में रहते हैं और ये इलेक्ट्रॉन इनके चारों तरफ चक्कर लगाते हैं, यानी नाभिक के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। नाभिक के बारे में ये भी पूछ सकता है नाभिक की खोज किसने की, तो जिसने प्रोटॉन की हुई है उसने ही, रदरफोर्ड ने ही नाभिक की खोज की है। प्रोटॉन के विषय में बहुत सारे लोगों को यह रहता है कन्फ्यूजन कि कुछ किताबों में प्रोटॉन की खोज को गोल्डस्टीन को बता रखा है। तो मैंने यहाँ सिंपली बता दिया कि प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड ने की थी और गोल्डस्टीन ने कैनाल किरणों की खोज की थी, प्रोटॉन की नहीं। ये बाकायदा NCERT के बेस पे मैं बता रहा हूँ। तो आपको ये ध्यान देना है कि जो ऑफिशियल बुक है उसके अकॉर्डिंग हम रदरफोर्ड को ही मानेंगे और वही है भी सत्य। तो नाभिक के बारे में अभी हम लोगों ने चर्चा की। नाभिक क्या होता है, ये नाभिक है वो क्या होता है, केंद्रीय भाग होता है किसी भी परमाणु का। खोज रदरफोर्ड ने की। इसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों लोग रहते हैं। अब प्रोटॉन पॉजिटिव होता है, न्यूट्रॉन पे कोई आवेश नहीं होता है, तो ओवरऑल नाभिक पे कैसा आवेश होगा, पॉजिटिव यानी धनात्मक ही रहेगा। नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन घूमते हैं, यही बात बताया मैंने। तो कुल मिला जुला करके डाल्टन की खोज परमाणु की खोज डाल्टन ने, इलेक्ट्रॉन की खोज थॉमसन ने, नाभिक और प्रोटॉन दोनों की खोज रदरफोर्ड ने, न्यूट्रॉन की खोज चैडविक ने और कैनाल किरणों की खोज गोल्डस्टीन ने। इस PPT से आपको ये समझ में आ रहा होगा। अगर एक पंक्ति में बताएं परमाणु क्या होता है, तो परमाणु होता है नाभिक धन इलेक्ट्रॉन। नाभिक के अंदर है प्रोटॉन न्यूट्रॉन, तो प्रोटॉन न्यूट्रॉन धन इलेक्ट्रॉन, ये क्या मिलकर बनाते हैं, परमाणु। डाल्टन ने यह बताया था कि परमाणु सबसे छोटा कण है जिसे तोड़ा नहीं जा सकता, लेकिन ये पूरी तरीके से बाद में गलत साबित हुआ और पता चला इसे तोड़ करके 3 हमें और कण मिलते हैं। फिलहाल के लिए हमें यही मान के चलना है कि अब इन्हें तोड़ा नहीं जा सकता। हायर क्लासेस में तो ये बताया जाता है कि इन्हें तोड़ा जा सकता है, लेकिन फिलहाल जिस परीक्षा के स्तर की तैयारी हमें करनी है, ये सबसे छोटे कण मानेंगे हम उसके बाद अब बात करते हैं अणु की। अब अणु क्या होता है इसके बारे में जान लेते हैं। तो होता यह है कि जो परमाणु होता है वो सबसे छोटा कण तो है पदार्थ का, लेकिन वो स्वतंत्र अवस्था में रह नहीं सकता। यानी आप उसे ऐसे छोड़ दें हवा में तो वो अकेला नहीं रह सकता, उसे या तो किसी अन्य परमाणु की ज़रूरत होगी साथ में रहने की, या एक से अधिक परमाणुओं की ज़रूरत होगी। वो उनके साथ एक फैमिली के रूप में ही रह पाता है। जैसे आपने देखा होगा आपका घर जो है वो ईंट का बना है। अकेला ईंट तो कुछ नहीं है, उसका अस्तित्व तो कुछ खास मायने नहीं रखेगा, लेकिन जब कई ईंट एक साथ आ जाते हैं, कोई आकार ले लेते हैं घर का या किसी अन्य शेप का आकार ले लेते हैं, तो इनका एक अस्तित्व बन जाता है। उसी प्रकार परमाणुओं का अकेला अपना कोई खास अस्तित्व तो नहीं है, या कहें वो रख नहीं पाते हैं स्वतंत्र रूप से, तो वो करते क्या है, दूसरे परमाणुओं के साथ समूह बना के रहते हैं। तो जो परमाणुओं का जो समूह बनता है, सबसे छोटा समूह बनता है, उसको हम अणु कहते हैं। तो आसान भाषा में ये हुआ। अब हम बात कर लेते हैं जो परिभाषा वास्तव में सरल भाषा में क्या होगी कि अणु किसी पदार्थ का सबसे छोटा स्वतंत्र कण होता है, सबसे छोटा, जो उस पदार्थ के सभी रासायनिक गुणों को बनाए रखता है। रासायनिक गुण का मतलब है कि अगर कोई ठोस है तो ठोस रहेगा, कोई मतलब अगर कोई ऐसा है वस्तु कि वो क्या बोलते हैं, वो तरल पदार्थ की तरह है तो तरल पदार्थ की तरह रहेगा। कोई गैसीय अवस्था में तो गैसीय अवस्था में बनाए रखेगा, ये अणु उसके गुण को बनाए रखेगा। किंतु जो परमाणु है उनको आपस में मिला करके एक छोटा ऐसा कण बनाएगा जो स्वतंत्र अवस्था में रह सके। 2 या 2 से अधिक परमाणु मिलकर अणु बनाते हैं। उदाहरण के तौर पे समझते हैं, जैसे यहाँ लिखा हुआ है H2 तत्व के अणु हैं ये। हाइड्रोजन एक तत्व है और हाइड्रोजन एक परमाणु भी है, लेकिन H अकेला नहीं रह पाएगा, तो H क्या करेगा, एक दूसरे H के साथ जुड़ जाएगा और दोनों मिल करके क्या कर लेंगे, एक संबंध बना करके एक साथ रहेंगे फैमिली की तरह,
और बन के आ जाएंगे H2। अब ये H2 क्या है, ये परमाणु नहीं रह गया, क्योंकि अब एक हाइड्रोजन नहीं है, ये दो हाइड्रोजन एक साथ रह रहे हैं, तो ये क्या हो गया, हाइड्रोजन अणु हो गया। इसी प्रकार अगर हम बात करें O2, तो O2 में भी दो ऑक्सीजन है, डबल बॉन्ड लगता है, आप लोग को इसको अभी ज़रूरत नहीं है जानने की यहाँ पे। तो दो डबल बॉन्ड की सहायता से दो ऑक्सीजन जुड़ जाते हैं। अब ये ऑक्सीजन जुड़ गए हैं तो ये ऑक्सीजन एक परमाणु यहाँ है, एक परमाणु यहाँ है, दोनों जुड़ करके एक फैमिली बनाए, तो ये ऑक्सीजन का क्या कहलाएगा, अणु कहलाएगा। जो रोज़मर्रा में हम सांस में ऑक्सीजन लेते हैं, ऑक्सीजन पौधे छोड़ते हैं, वो परमाणु नहीं बल्कि ये क्या रहता है, ऑक्सीजन का अणु रहता है। O2 वो छोड़ते हैं और हम O2 ग्रहण करते हैं। इसी प्रकार अणु यौगिक के भी होते हैं। जैसे इसमें आपने देखा कि सिर्फ हाइड्रोजन हाइड्रोजन से मिला, ऑक्सीजन ऑक्सीजन से मिला, नाइट्रोजन नाइट्रोजन से मिला। लेकिन उसी प्रकार ऐसा नहीं कि सिर्फ हाइड्रोजन हाइड्रोजन से ही मिलेगा, हाइड्रोजन ऑक्सीजन से भी मिल सकता है। तो एक नया अणु बना लेगा H2O। ये इस तरह से एक O दो H के साथ जुड़ गया तो क्या बन गया, H2O, जो कि जल का अणु है। ठीक है ना। यहाँ O2 का उदाहरण मैंने पहले लिया था। इसके अतिरिक्त आप यहाँ देख सकते हैं CO2 है, यानी एक C दो ऑक्सीजन के साथ जुड़ा है, एक O यहाँ और एक O यहाँ। तो ये ऑक्सीजन अणु है, ये परमाणु है, ये ऑक्सीजन का परमाणु है, ये कार्बन का परमाणु है। तीनों अलग अलग परमाणु हैं, तीनों आपस में जुड़ गए और जुड़ने के बाद क्या बना लिया, एक अणु। और वो अणु क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड का, जो कि हम छोड़ते हैं और पौधे ग्रहण करते हैं। इसी तरह NH3 एक नाइट्रोजन तीन हाइड्रोजन से जुड़ करके क्या बना लिया है, अमोनिया। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि ये जो अणु हैं वो ऐसे, ये अणु जो है परमाणुओं क्या कह होते हैं, समूह होते हैं, जो आपस में जुड़ करके एक स्वतंत्र अवस्था प्राप्त कर लेते हैं। तो याद करने की ट्रिक क्या हुई कि परमाणु अगर एक ईंट है तो अणु कई ईंटों से बना एक छोटा सा, सबसे छोटा बल्कि कह सकते हैं कि घर है। उस एक पंक्ति में अगर कहें तो दो या दो से अधिक परमाणु मिलकर अणु बनाते हैं और अणु किसी पदार्थ को सबसे छोटा स्वतंत्र कण होता है। सवाल आ सकता है परीक्षा में, निम्नलिखित में से कौन सा कण, पदार्थ का कौन सा कण स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है। पहला प्रोटॉन, दूसरा न्यूट्रॉन, तीसरा अणु, चौथा परमाणु। तो न परमाणु स्वतंत्र अवस्था में पाया जा सकता है, न इलेक्ट्रॉन, न प्रोटॉन और ना ही न्यूट्रॉन भी अगर आ जाता ऑप्शन में तो न्यूट्रॉन ही। उसमें सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन सही होगा अणु। अणु स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है। अब पदार्थ हमारे आसपास जो हैं, उन पदार्थों को देखा जाए तो वो कई प्रकार के होते हैं, ठोस, द्रव, गैस, है ना। इसके अलावा अतिरिक्त उनका और भी तमाम का हम उनको कैटेगरी में बांट सकते हैं। लेकिन शुद्धता के आधार पर हम उनको दो प्रकार से बांट सकते हैं कि शुद्ध पदार्थ जो होते हैं वो होते हैं शुद्ध पदार्थ और मिश्रण। अब हम अगला टॉपिक इसी को हम डिस्कस करेंगे कि शुद्ध पदार्थ और मिश्रण क्या होते हैं, प्योर सब्सटेंस और मिश्रण यानी कि मिक्सचर क्या होता है। तो अगर कोई पदार्थ एक ही प्रकार के कणों से मिलकर बना हो, जिसका संगठन एक जैसा हो, तो शुद्ध पदार्थ कहलाता है। जैसे सोना, चांदी, तांबा, ऑक्सीजन। अब ऑक्सीजन में आपने देखा था O डबल बॉन्ड O, तो ये O से ही सिर्फ बना है, इसमें कुछ और नहीं है, तो ये क्या कहलाएगा, शुद्ध पदार्थ। आसुत जल, आसुत जल अक्सर हम लोग पीते नहीं है, ये लैब में यूज होता है। आसुत जल का मतलब होता है एकदम प्योर वाटर, तो उसमें कुछ नहीं, ये एकदम से शुद्ध जल होता है जो वो इसीलिए इसको शुद्ध जल नाम भी दे रहे हैं, तो क्योंकि इसमें कोई मिलावट नहीं है। तो ये क्या कहलाता है, शुद्ध पदार्थ। तो मुख्य बातें क्या है शुद्ध पदार्थ की, कि वह केवल एक प्रकार के कण से बनते हैं, गुण हर जगह समान होते हैं, यानी आप उनको ग्लास में भरेंगे तो कहीं पे आपको ऐसा नहीं लगेगा कि कहीं कुछ, या कहीं किसी कंटेनर में है तो ऐसा नहीं लगेगा कि वो आपको कहीं गंदा, कहीं साफ, इस तरह का कुछ नहीं, एकदम क्लीन दिखेगा वो। भौतिक विधियों से इनको अलग नहीं किया जा सकता। अब जैसे आप कोई भी चीज़ इम्प्योर होती है तो कैसे उसको सही करते हैं, जैसे चावल में कंकड़ मिला तो उसको बीनेंगे, चाय में पत्ती है तो उसको छानेंगे, या इस तरह की जो भी चीज़ें अशुद्ध हैं या कहें जिसमें मिलावट हो गई, उसको आप अलग करने के लिए कुछ विधि अपनाते हैं।
और उससे वो साफ़ हो जाता है। तो जब इसकी अगर बात करें, इसमें आप कोई भी विधि से शुद्ध नहीं कर सकते, ये ऑलरेडी शुद्ध है, इसको शुद्ध करा ही नहीं जा सकता आगे, ठीक है ना, इसलिए इसका कोई भी विधि काम नहीं आएगी। दूसरा पदार्थ होता है मिक्सचर यानी कि मिश्रण। मिश्रण क्या होता है? जब दो या दो से अधिक पदार्थ बिना किसी रासायनिक परिवर्तन के मिल जाते हैं उसे मिश्रण कहते हैं। बिना रासायनिक परिवर्तन के मिले, समझना है, मतलब दो चीज़ आपस में मिल रही है लेकिन उसमें कोई ऐसा पदार्थ जो बना कि जिसमें दोनों का गुण साफ साफ दिख रहा है, ऐसा नहीं कि गुण गायब हो गया, ठीक है ना, तो हम उसे क्या कहेंगे? मिक्सचर कहेंगे, ठीक है ना। जैसे अगर हम एक दूध में दही जोरन को डालते हैं और दही जम जाता है तो वहाँ रासायनिक परिवर्तन हुआ, क्योंकि दूध और आपने अगर एसिड डाला, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल नींबू निचोड़ के डाला, तो नींबू का गुण क्या दही में मिलेगा? नहीं। क्या दूध का गुण मिलेगा? नहीं, यानी दोनों के गुण अब नहीं मिलेंगे। लेकिन वहीं अगर आप नमक को पानी में मिला दें तो उसे मिश्रण कहेंगे, दही को तो नहीं कहेंगे, लेकिन इसको कहेंगे। क्यों? क्योंकि उसमें पानी का भी गुण दिख रहा है और नमक का भी गुण दिख रहा है। चीनी को पानी में मिलाएंगे तो भी आपको उन सबका, चीनी और पानी दोनों का गुण साफ साफ दिखेगा। मिट्टी में आप जाएंगे तो तमाम बालू है, कंक्रीट है, और सबके कण अलग अलग आपको दिखेंगे और आप उसको विभेद कर पाएंगे उसका। चाय है तो चाय में दूध का भी आपको गुण दिख जाएगा, उसका कलर वाइट, थोड़ा वो लाइट वाइट आ सकता है। चाय की पत्ती से भी चाय में कलर आ जाएगा। चीनी की वजह से उसमें मिठास रहेगी। अगर अदरक तो अदरक का भी एक फ्लेवर आएगा ही आएगा। तो ये सब मतलब कहने का मतलब है, इनको अगर इस तरह से अगर हम मिलावट कर रहे हैं तो उस मिलावट से जो उसमें मिला है उन सब के कुछ ना कुछ गुण उसमें आ गए हैं, दिख रहे हैं, इसको हम मिश्रण कहेंगे, ठीक है ना। तो ये बात हुई। तो मिश्रण का मतलब हुआ दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर बनते हैं। प्रत्येक पदार्थ अपने गुण बनाए रखते हैं। भौतिक विधियों से इन्हें अलग किया जा सकता है, छान कर, बीन कर, फटक कर, चाहे जैसे जो आप विधि अपना सकें उनसे इनको अलग किया जा सकता है, इनके अशुद्धियों का या कहें इनके मिलावट को। तो अब अगर शॉर्ट में हमको एक नज़र में देखना हो तो शुद्ध पदार्थ एक ही कण से मिलकर बना होता है, एक ही कण से मिलकर बना होता है, जबकि मिश्रण दो या दो से अधिक प्रकार के कण से मिलकर बना होता है। शुद्ध पदार्थ में गुण हर जगह समान होते हैं, जबकि मिश्रण में गुण हर जगह समान नहीं होते। गुण समान का मतलब चीनी पानी का घोल है तो उसमें चीनी और पानी हर जगह कहीं अलग अलग देख आप नहीं पाएंगे, लेकिन अगर तेल और पानी का है तो तेल और पानी को अलग अलग आप देख पाएंगे, इसका ये मतलब हुआ। भौतिक विधि से अलग नहीं कर सकते, छान कर, भीन कर, फटक कर, हाँ, और भी जो भी विधियाँ हैं उनसे अलग आप नहीं कर सकते। इसमें जो भी चीज़ें हैं इसमें आप मिश्रण में अलग कर सकते हैं, छान कर, बीन कर, फटक कर, वाष्पीकरण इत्यादि जो भी विधियाँ अलग करने की, उनसे सबसे आप अलग कर सकते हैं। उदाहरण के लिए शुद्ध पदार्थ में सोना, ऑक्सीजन, है ना, वायु, अशुद्ध जल, ये सब आता है, डिस्टिल्ड वाटर। उदाहरण के लिए अगर मिश्रण की बात करें तो इसमें मिश्रण में हवा नहीं रहेगा, शुद्ध पदार्थ में हवा नहीं रहेगा, मिश्रण में रहेगा। हवा, नमक का घोल, चाय, ये सब मिश्रण में आ जाएंगे। शुद्ध पदार्थ एक ही पदार्थ से मिलकर बनता है, मिश्रण अनेक पदार्थ से मिलकर बनता है। ध्यान रहेगा, मिश्रण जो है उसमें गुण अलग अलग दिखेंगे और या दिखते हैं, और शुद्ध पदार्थ में अलग अलग नहीं दिखेंगे। बस इतना सा अंतर आपको जानना पड़ेगा। अगले टॉपिक में हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे मिश्रण के प्रकार। वीडियो अधिक बड़ी हो न जाए इसलिए हम इसको यहीं पे थोड़ा सा वीडियो को एंड करेंगे, और अगले टॉपिक में हम लोग मिश्रण के प्रकार और यौगिक के बारे में पढ़ेंगे, और तब जा कर के ये एक पदार्थ की कुछ ज़्यादातर हिस्से हम लोग कवर कर लेंगे, और कुछ छोटे मोटे और टॉपिक्स बचेंगे जिनको हम लोग अंत में कवर करेंगे। तो मैं इस वीडियो को यहाँ पे एंड करता हूँ, और फिर आगे इसके चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। अगले वीडियो में कुछ इसी से संबंधित जो अभी तक कवर किया हूँ उससे हम कुछ प्रश्नों को भी चर्चा कर लेंगे। धन्यवाद।